हेलो एवरीवन, जीएस बूस्टर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड के पर्यावरण आपदा प्रबंधन से है। यह विषय समसामयिक घटनाओं से काफी प्रभावित रहता है। हम आज यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे विषय वस्तु को लेकर जो कि कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं। आप अध्ययन करते हैं कई सारे पर्यावरणीय सम्मेलन का। ये सम्मेलन जो कई अलग अलग विषय वस्तुओं को लेकर आयोजित किए जाते हैं और ये हर वर्ष या फिर द्विवार्षिक स्तर पर भी आयोजित होते हैं। कुछ यहाँ पर देखे जाए तो आर्द्र भूमियों को लेकर, तो कुछ जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो कुछ यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए प्रभावों को रोकने को लेकर, तो कुछ यहाँ पर वन जीवों के संरक्षण को लेकर। अलग अलग विषय वस्तुओं पर ऐसे कई सारे पर्यावरणीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, इसलिए आपको इनको पढ़ना जरूरी है। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने जरूरी हैं। इनके प्रभाव उद्देश्यों की पृष्ठभूमि भी पता होनी जरूरी है। ये न सिर्फ आपको प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर इनसे प्रश्न आते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा में भी कई बार यहाँ पर आपको प्रश्न आते रहते हैं। तो क्यों ना हम इस विषय वस्तु को यहाँ पर एक संपूर्ण तरीके से, एक बेहतर तरीके से इसका रिवीजन किया जाए, ताकि यहाँ पर हम अपने प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से 2024 की तैयारी को एक सही दिशा में लेकर प्रयास जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज अपना टॉपिक जीएस बूस्टर सीरीज के अंतर्गत। सबसे पहले देखिए, जैव विविधता और पर्यावरण को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर सम्मेलन होते रहते हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन होते क्या हैं। देखा जाए इस विषय वस्तु को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण सम्मेलन होते हैं, बेसिकली जब आपको अंतर्राष्ट्रीय शब्द जुड़ जाता है तो और पर्यावरण जैसे शब्दों की बात अगर हम करें तो ये सिर्फ एक बाध्यकारी समझौते होते हैं। क्या है? एक बाध्यकारी समझौता। बाध्यकारी इसलिए है क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर सभी देशों के से इसका पालन करना होता है, और क्योंकि पर्यावरण शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए यहां पर देखा जाए तो वैश्विक पर्यावरणीय कह सकते हैं खतरे से निपटने को लेकर या फिर इसे कम करने के प्रयासों के तहत यहां पर देखा जाए तो विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा मिलकर कार्यवाही करने का एक आह्वान होता है, एक तरीके का समझौता होता है। तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय सम्मेलन का महत्व या उसका तात्पर्य। अगर हम बात करें यहाँ पर इन सम्मेलनों की आवश्यकता क्यों है, तो जैसा कि यहाँ पर इसके कह सकते हैं तात्पर्य से पता चलता है, उसी के कह सकते हैं कामोवेश यहाँ पर ये स्थिति है। इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स जो हैं एक तरीके के अनुसमर्थन होते हैं। किस संदर्भ में? कार्यान्वयन करने को लेकर, जो कि कई पार्टियों के लिए एक तरफा कार्यवाही की तुलना में स्वास्थ्य तथा पर्यावरण प्रभावों को अधिक लागत प्रभावी ढंग से काम करने में सहायता करता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं इसका उद्देश्य यह है कि यहां पर अकेले प्रयास करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि हम यहां पर साथ में मिलकर काम करें, सभी लोग यहां पर एक तरीके से किसी उद्देश्य के तहत यहां पर काम करें, तो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इससे यहां पर लागत कम आएगी, प्रभाव यहां पर जल्दी निकल कर आएंगे और स्वास्थ्य और पर्यावरण जो समस्याएं हैं उन पर यहां पर काफी जल्दी कह सकते हैं यहां पर एक लाभकारी कह सकते हैं स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यह आर्थिक लाभ भी यहां पर आपको प्रदान करता है। तो तीन तरीके की चीजें, जैसे उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, एक तो स्वास्थ्य है, एक पर्यावरणीय प्रभाव है और एक आर्थिक स्थितियां हैं। इन तीनों ही के संदर्भ में काम करना और इसके माध्यम से साथ में मिलकर काम करना। अगर हम बात करते हैं यहां पर ऐसे कौन कौन से यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुए हैं या फिर कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से समझौते हुए हैं, तो उनको हम यहां पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का। सबसे पहले यहां पर एक आता है रामसर कन्वेंशन। इसके बारे में आप जानते होंगे, पढ़ा होगा काफी बार। तो आइए यहां पे समझते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। रिवीजन कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम सारे टॉपिक ऐसे रिवीजन करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। रामसर जैसा कि आप जानते हैं वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेटलैंड्स पर यहां पर देखा जाए तो रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित एक ईरानी शहर है जिसका नाम है रामसर, यहां पर आयोजित हुआ था और इसी कारण इसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन। जो नाम पड़ा है वो ईरान के एक शहर के नाम पर है, रामसर। और यहां पर देखा जाए तो कैसी विधि संधि है? ये एक अंतर सरकारी संधि है, जिसका मतलब होता है सरकारों के मध्य की गई एक संधि है। वर्ष 1982 में देखें तो भारत ने भी यहां पर इसे लागू किया। वे आर्द्र भूमि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता है। अर्थात कि यहां पर देखा जाए जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से जरूरी आर्द्र भूमियां हैं उनको यहां पर रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
देखा जाए तो भारत में 49 नामित यहाँ पे आर्द्रभूमि मौजूद हैं। अब वर्तमान में देखा जाए तो 2 और आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रियल कह सकते हैं कि रिकॉर्ड में भी यहाँ पे आपको शामिल किया गया है, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और लोकटक यहाँ पर झील है, जैसे राजस्थान और मणिपुर में भी पड़ती हैं। इसके साथ साथ बात करें जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। देखिए कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बस एक ही जगह पे हम रख के आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिवस भी आपको पता चल गया कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इसके साथ साथ गुजरात में देखा जाए तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, यूपी में देखा जाए तो बघिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को भी यहाँ पर इसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट्स में शामिल करने की घोषणा की गई। अब यहाँ पे देखिए ये तो सम्मेलन से हमें सिर्फ सम्मेलन को यहाँ पर टारगेट करके पढ़ रहे हैं। देखा जाए तो रामसर साइट्स कौन कौन सी इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, किस स्टेट में कितनी है, ये भी यहाँ पर आपको आ जाता है ना। तो वहां पर उसके बारे में आप जो फैक्चुअल जो डेटा है वो आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सभी सम्मेलनों की पृष्ठभूमि को, एक बैकग्राउंड को यहाँ पे जिस्ट करके पढ़ने वाले हैं। तो रामसर कन्वेंशन का महत्व, इंपॉर्टेंस, कब कैसे हुआ। इसी तरीके से साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। साइट्स क्या है इसके बारे में भी आप यहाँ पर कई बार पढ़ते होंगे। इसका फुल फॉर्म जो होता है वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसको हम साइट्स कहते हैं। देखा जाए तो ये भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें यहाँ पर देखें राज्य और क्षेत्रीय जो हैं आर्थिक एकीकरण संगठन के तौर पर ये काम करता है। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के सदस्यों की बैठक जो हुई वो 1963 में यहाँ पर इसे एक प्रस्ताव के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो साइट्स को कब अपनाया गया, 1963 में। देखा जाए तो जुलाई 1975 में यहाँ पर फाइनली इसे लागू कर दिया गया और वर्तमान में देखा जाए तो 184 सदस्य जो हैं यहाँ पे साइट्स के अंतर्गत या इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। उद्देश्य क्या है साइट्स का, तो यह सुनिश्चित करता है किसी जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साइट, सचिवालय या जिनेवा, यहाँ पे देखा जाए कि जो व्यापारिक स्थितियां हैं, ठीक है, व्यापार किसका होता है, जानवरों का और पौधों का। तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तस्करी इत्यादि है उसको यहाँ पे रोकने के संदर्भ में यहाँ पर काम करता है और किसकी यहाँ पे अनुमति दी जा सकती है उसके संदर्भ में भी यहाँ पे जो डिसीजन लेता है वो साइट से ही यहाँ पर लेता है। और इसका जो मुख्यालय है देखा जाए साइट्स का, वो कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये तो हो गया हमारा साइट्स के बारे में। तो 2 यहाँ पे हमने देख लिए, आगे क्या है उनको भी देख लेते हैं। रिवीजन करते चलना है। देखिए यहाँ पे सारे जो भी टॉपिक आएंगे हम सब के बारे में यहाँ पर एक जिस्ट है यहाँ पे जिसको आपको रिवीजन करते चलना है। इसके बाद देखा जाए तो पर्यावरणीय सम्मेलन जो हैं वो दशकों तक वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को दूर करने के लिए यहाँ पर एक समझौते के रूप में इसमें कार्यवाही करते हैं। इसमें वैश्विक पर्यावरणीय खतरों से निपटने का प्रयास किया जाता है। सभी संप्रभु राष्ट्रों को यहाँ पर इसमें शामिल किया जाता है ताकि इसे आसानी से लागू किया जा सके। एक और कन्वेंशन यहाँ पर हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन क्या है, देखा जाए इसे जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे CMS भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, CMS के सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाता है। तो मेन फैक्ट ध्यान रखिएगा, बॉन कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, प्रवासी प्रजातियों और किसकी, जंगली जानवरों की। वर्तमान में देखा जाए तो 173 प्रवासी प्रजातियों की रक्षा यहाँ पर वैश्विक स्तर पर ये करता है। भारत की बात करें तो गुजरात के गांधीनगर में करीब 17 से 22 फरवरी 2020 तक CMS के 13वें COP की यहाँ पर भारत ने मेजबानी भी की थी। यह कन्वेंशन जो है 1983 में लागू हुआ। इसका संचालन करने वाले सचिवालय की स्थापना 1984 में हुई थी और 1 नवंबर 2019 तक यहाँ पे कन्वेंशन में 133 पार्टियां यहाँ पर आपको शामिल हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन कन्वेंशन के बारे में। लेकिन बॉन कन्वेंशन जुड़ा हुआ एक पहलू है, इसमें 2 परिशिष्ट शामिल किए गए हैं। एक है परिशिष्ट 1 और दूसरा है परिशिष्ट 2। क्या है परिशिष्ट 1? इसमें कहा गया है कि उन प्रवासी प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जो लुप्त प्राय या विलुप्त होने के कगार पर, या तो लुप्त प्राय हो गई हैं या विलुप्त प्राय होने की कगार पर है। परिशिष्ट 1 में हम ऐसे जंगली प्रजातियों को रखते हैं। दूसरा परिशिष्ट 2 के अंतर्गत उन प्रवासी प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनके संरक्षण की स्थिति यहाँ पे प्रतिकूल है, जिनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए यहाँ पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय समझौतों की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कई प्रकार का जो प्रभाव है वो जानवरों पर भी इसका पड़ता है, जिसके कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे उनकी संख्या में गिरावट आती रहती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक क्रमिक रूप से यहाँ पे परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में रखे उनके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौतों के माध्यम से संरक्षण करने का एक प्रयास जो है वो बॉन कन्वेंशन है या CMS है।
देखा जाए 10 सीएमएस राज्यों के कर्तव्य को उनकी राष्ट्रीय सीमाओं, अधिकार क्षेत्र के भीतर रहने वाली और गुजरने वाली प्रजातियों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे निर्दिष्ट करता है। अर्थात इसके माध्यम से, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई जंगली प्रजाति है या जानवर हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य की ओर जाते हैं, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर सभी राष्ट्रों का ये कर्तव्य होगा कि उनके आवागमन का मार्ग सुनिश्चित किया जाए, उनकी सुरक्षा संरक्षा की जाए, और इसके संदर्भ में ये एक अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर एक प्रयास है। तो ये है आपका बॉन कन्वेंशन या सीएमएस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए यहां पर है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, जिसको हम IUCN के नाम से यहां पर जानते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में देखते हैं क्या है। IUCN देखा जाए एक सदस्यता संघ है। क्या है? सदस्यता संघ है, जो विशिष्ट रूप से सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से बना हुआ है। वर्ष 1948 में इसे बनाया गया। देखा जाए तो प्राकृतिक दुनिया की स्थिति और इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों को लेकर के एक वैश्विक प्राधिकरण के रूप में इसका गठन किया गया। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। IUCN को देखा जाए तो ये रेड लिस्ट की एक कैटेगरी यहाँ पर आपको जारी करती हैं, जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो जानवरों के, पक्षियों के यहाँ पर एक कैटेगराइज श्रेणी यहाँ पर आपको जारी करती हैं। देखा जाए तो इसमें विलुप्त होने वाले विलुप्त होने वाली प्रजातियों को, संकटग्रस्त, संकटापन्न, ऐसी यहाँ पर आपने एक सूची पढ़ी होगी जिसे हम रेड लिस्ट के नाम से जानते हैं। ऐसी 9 या 10 वर्गीकरण उसमें किए जाते हैं, जिसमें जानवरों को उनके स्थिति के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर, उनके वैश्विक खतरे पर्यावरण को लेकर के उस आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। देखिए इसमें टोटल 9 श्रेणियों में इन्हें मूल्यांकित किया जाता है। ठीक है, जिसमें विलुप्त हो गई, अमूल्यांकित से लेकर विलुप्त तक की श्रेणी इसमें आती हैं। इसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय, कमजोर प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे जैसे श्रेणियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही यह सतत विकास लक्ष्यों और आईची जैव विविधता के लक्ष्यों के लिए भी यहाँ पर एक प्रमुख संकेतक के रूप में काम करता है। तो ये है आपका प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ अर्थात IUCN। अगला है ग्लोबल टाइगर फोरम। क्या है ये ग्लोबल टाइगर फोरम? तो देखा जाए तो GTF एकमात्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना इच्छुक देशों के सदस्यों के द्वारा बाघ की रक्षा के लिए एक वैश्विक अभियान के रूप में यहाँ पर की गई थी। अर्थात सरकार स्वयं चाहती थी कि यहाँ पर ऐसे बाघों के संरक्षण को लेकर प्रयास किया जाए। इसका गठन जो हुआ 1993 में नई दिल्ली में भारत में बाघ संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों पर यहाँ पर किया गया था। देखा जाए तो यह नई दिल्ली में आपको भारत में यहाँ पर स्थित है ग्लोबल टाइगर फोरम। तो स्थापना कब 1993 में बाघों के संरक्षण को लेकर एक अंतर सरकारी संगठन निकाय है और मुख्यालय यहाँ पर आपको नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? तो 1993। अंतिम यहाँ पे 2 चीजें और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आज के। इसके बाद आपको इस वीडियो को वापस से पूरा रिवीजन करना है, सभी टॉपिक्स को एक बार थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, अगला है इसमें मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। यहाँ पे देखिए UNCCD, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका काम क्या था, किस उद्देश्य के साथ की गई? तो भूमि की रक्षा करना, पुनर्स्थापना करना, उन्हें सुरक्षित बनाना, न्यायसंगत एवं अधिक टिकाऊ भविष्य के दृष्टिकोण से इन्हें बनाना था। भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका में UNCCD के COP15 को भी यहाँ पर आपको संबोधित किया जा चुका है। कन्वेंशन में देखा जाए तो 197 पार्टियां हैं, इनमें 196 आपको देखा जाए देश और यूरोपीय संघ इसके अंतर्गत शामिल है। लास्ट यहाँ पर है UNEP के बारे में देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखा जाए तो UN पर्यावरण एक वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो एक तरीके के वैश्विक पर्यावरण संबंधी यहाँ पर एजेंडों को निर्धारित करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर यह सतत विकास पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन, कार्यक्रमों का निर्धारण, उनको बढ़ावा देना, वैश्विक देशों को साथ में लेकर के काम करना और उनको यहाँ पे दिशा निर्देशन जैसे कार्यों को लेकर यहाँ पर ये कार्य करता है। स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जून 1972 में यहाँ पर UNEP की स्थापना की गई थी और यह पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर इसका गठन किया गया। UNEP की बात करें तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMO ने नवीनतम विज्ञान के आधार पर जलवायु परिवर्तन का आकलन करने के लिए 1988 में जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी
पैनल, जिसे हम IPCC के नाम से जानते हैं, इसकी यहाँ पर स्थापना की गई। और देखा जाए तो IPCC ने अपनी यहाँ पर 6 अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पे जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभावों के बारे में विषयवार, क्षेत्रवार, राष्ट्रवार और महाद्वीपीय स्थितियों का आकलन यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इसकी स्थापना के बाद देखा जाए तो UNEP ने बहुपक्षीय पर्यावरण संगठन समझौतों, जिसे हम MEA के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और देखा जाए तो इसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, सचिवालयों को यहाँ पर दिशा निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं। तो ये रहा पर्यावरण सम्मेलन को लेकर आज का हमारा विशेष GS बूस्टर सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक और टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को देखिए, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर डिटेलिंग आप GS के टॉपिक के संदर्भ से जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो सम्मेलन तो आप पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप बुक को वापस से ओपन भी कर सकते हैं। कुछ टॉपिक जो यहाँ पर्यावरण सम्मेलन से उनको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।